Hello students, welcome to online class of SPPS. This is the second video for the students of class 6 on the third chapter of history, that is the life in the Neolithic age. In the previous video, it means first part of this chapter, we have learned how the people of Neolithic age grow food and how they learn to rear animals, and also which type of tools, weapons are used by the people of that age. ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद कौन कौन से ऑक्यूपेशन वे लोग क्या करते थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस विच टाइप ऑफ पॉट्स आर यूज्ड टू स्टोर फूड ग्रेन्स, ये सब भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। और फर्स्ट वीडियो में लास्ट में हम लोग देखे थे बार्टर सिस्टम के बारे में। इट मीन्स एट द लास्ट ऑफ द फर्स्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द बार्टर सिस्टम। नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्रेड ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे ट्रेड ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज से, है ना। यानी कि न्योलिथिक एज के लोग ट्रेड कैसे करते थे, है ना। चूँकि न्योलिथिक एज के लोगों ने फार्मिंग करना शुरू कर दिया था, फूड ग्रो करना शुरू कर दिया था, इसीलिए वो अपने ज़रूरत से ज़्यादा फूड वे प्रोडक्शन करना शुरू करने लगे थे। इट मीन्स सरप्लस प्रोडक्शन इसी को बोलते हैं। इट मीन्स प्रोड्यूसिंग मोर देन रिक्वायरमेंट, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को प्रोडक्शन करना, उसी को बोलते हैं सरप्लस। तो चूँकि वो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए थे और इसीलिए उन लोग के पास बहुत ही ज़्यादा सरप्लस फूड ग्रेन्स बच जाता था। ग्रो किए हुए फूड में से कुछ को वे लोग अपने पास यूज़ करने के लिए रख लेते थे साल भर के लिए, विंटर सीजन में यूज़ करने के लिए, और भी पूरे साल भर के यूज़ करने के लिए रखने के बाद जो फूड ग्रेन्स बच जाता था, उन सारे फूड ग्रेन्स को वे लोग ट्रेड कर देते थे, यानी व्यापार बेच देते थे, है ना। यही नहीं बल्कि फूड ग्रेन्स ही नहीं बल्कि न्योलिथिक एज के लोग फूड ग्रेन्स के अलावे पॉट्स, वेपन्स, स्टील्स और दूसरी चीज़ों का भी ट्रेड करते थे, है ना, है ना। यानी कि ट्रेड शुरू हो चुका था न्योलिथिक एज के पीरियड में ही। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हील के बारे में, यानी कि यूज़ ऑफ द व्हील के बारे में न्योलिथिक एज के लोगों ने कैसे सीखा। शायद हो सकता है कि न्योलिथिक, ये कंसेप्ट है, थ्योरी है कि हो सकता है कि न्योलिथिक एज के लोगों ने किसी राउंड शेप लॉग्स या फिर चीज़ों को लुढ़कते हुए देखा होगा, है ना। और बाद में उन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि किसी हैवी चीज़ के नीचे अगर ये राउंड शेप के लॉग्स वगैरह को रख दिया जाए तो उस हैवी चीज़ को वे लोग आसानी से कैरी कर लेते थे, है ना। इस तरीके से उन लोगों के दिमाग में शायद व्हील का कंसेप्ट आया होगा। ये एक थ्योरी है बस हिस्टोरियंस का, है ना। लेकिन कुछ हिस्टोरियन का ये मानना है कि शायद न्योलिथिक एज में नहीं, या फिर उससे पहले या फिर उसके बाद में व्हील का इन्वेंशन हुआ होगा। लेकिन जो भी है, लेकिन इस बात का एविडेंस जरूर मिलता है कि न्योलिथिक एज तक आते आते लोगों ने व्हील का, या फिर न्योलिथिक एज के मिडिल पार्ट या फिर लास्ट तक आते आते वे लोग व्हील का इस्तेमाल करना सीख गए थे, है ना। उसके बाद क्विक फैक्ट में दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि न्योलिथिक एज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको किन किन चीज़ों से मिलता है। जैसे कि उस समय के मिले हुए पॉट्स, टूल्स, वेपन्स, है ना, ऑर्नामेंट्स, इसके अलावे स्टेचू, है ना, ये सब बर्नट ग्रेन यानी कि जले हुए अनाज, फॉजिल्स, ह्यूमन और एनिमल्स के बोन, ये सारे चीज़ें हमको न्योलिथिक एज के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता है। इसके अलावे जो हाउसेज या फिर दूसरे स्ट्रक्चर जो मिलते हैं, है ना, खंड रियून्स ऑफ हाउसेज या फिर स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें भी हमें उसी पीरियड के बारे में बतलाते हैं। अब फॉजिल्स क्या है, इसके बारे में एक डिफिनेशन दिया हुआ है लास्ट पॉइंट में इस बॉक्स के। फॉजिल्स क्या है? फॉजिल्स आर रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन्स दैट हैव बीन प्रिजर्व्ड इन नेचर ओवर मेनी थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर, है ना। यानी कि हज़ारों लाखों साल तक जब नेचर ने एनिमल्स या फिर प्लांट्स या फिर ह्यूमन बींग्स के कुछ चिन्ह या फिर कुछ फुटप्रिंट्स वगैरह, है ना, या फिर दूसरे कोई भी चीज़ें जब उसको नेचर ने प्रिजर्व करके जिस चीज़ को रखा है लाखों साल तक, और जो अभी भी वो एक तरीके से उसको निकाल करके हम उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लायक है, वैसे चीज़ों को हम लोग फॉजिल्स बोलते हैं, है ना। इस पॉइंट में यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चले आओ नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ये मैप के बारे में। आप लोग को पहले से बताए थे कि इसको में लोकेट करना है उन सारे जगहों को जहाँ से हम लोग को न्योलिथिक एज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है ना। तो उसी में से कुछ जगहों के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है कि कुछ ऐसे जगह जहाँ से हम लोग को न्योलिथिक एज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है
है ना, बहुत सारे एविडेंस मिला है उन जगहों से, जिससे हम लोग नियोलिथिक एज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसमें से एक जगह है मेहरगढ़, जो कहाँ पर है अभी, वो पाकिस्तान में पड़ता है ना। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान रीजन में भी पड़ता है। जो एक पास है जिसका नाम है बोलन पास, है ना, बोलन पास के काफ़ी नज़दीक है मेहरगढ़। पास बोलते हैं दो पहाड़ी के बीच में जो गैप होता है, जहाँ से होकर के लोग गुजरते हैं, उसको बोलते हैं पास, है ना। इस एक बोलन नाम का पास है, उसी पास के सामने मेहरगढ़ पड़ता है। और इसी पास से होकर के इंडिया पाकिस्तान के लोग जो थे वो ईरान और अफ़गानिस्तान की तरफ जाया करते थे, है ना। तो इसी वहीं पर मेहरगढ़ है। तो इस मेहरगढ़ से क्या क्या चीज़ें मिला है, मेहरगढ़ साइड से रेक्टेंगुलर मड ब्रिक्स स्ट्रक्चर मिला है ना, जिसमें कि रूम्स और कंपार्टमेंट बने हुए थे, यानी कि एक रियून्स ऑफ बिल्डिंग मिला है, यानी कि कह सकते हो कुछ एक हॉट्स या फिर खंडहर मिला है, जिसमें कि रूम्स बने थे, या फिर रूम्स कह लीजिए या फिर कंपार्टमेंट कह लीजिए, ये बने हुए थे उसमें, है ना। और स्टडी ये बतलाता है कि इस घरों का इस्तेमाल शायद लोग जो थे वो फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए करते होंगे, है ना। और कुछ लोग को का ये मानना था कि शायद लोग इसमें रहते भी थे, है ना। और कुछ घरों में तो घरों के वॉल्स में तो वाइट कलर के प्लास्टर भी लगे हुए मिले हैं। उसके बाद और क्या चीज़ मिला है यहाँ से मेहरगढ़ से, हैंड एक्सिस, यानी कि हैंड एक्सिस यहाँ से मिला है। दे आर प्रॉब्ली यूज्ड टू हार्वेस्ट ग्रेन्स, यानी कि हैंड एक्सिस से शायद उस समय के लोग ग्रेन्स को हार्वेस्ट करते थे, यानी फसलों की कटाई करते थे। और क्या चीज़ मिला मेहरगढ़ से, ग्राइंडिंग स्टोन, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि उस समय के लोग फूड ग्रेन्स को ग्राइंडिंग करना सीख चुके थे, यानी कि आटा वगैरह बनाना, फ्लोर वगैरह बनाना, ये सब सीख चुके थे मेहरगढ़ नियोलिथिक एज तक आते आते हैं। फिर और क्या और मिला है, ऑर्नामेंट्स, जो कि सीसेल, लेपिस लेजुली, टॉर्क्यूज और दूसरे स्टोन के बने हुए ऑर्नामेंट्स भी वहाँ मेहरगढ़ से मिला है ना। हिस्टोरियन का ये मानना है कि टॉर्क्यू जैसे स्टोन जो है वो मेहरगढ़ से लोग मेहरगढ़ के लोग लाते थे सेंट्रल एशिया से, यानी कि मेहरगढ़ के लोग टॉर्क्यू जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन सेंट्रल एशिया से लाया करते थे, जबकि लेपिस लेजुली जैसे स्टोन को वे लोग अफ़गानिस्तान से लाते थे, है ना। ये हिस्टोरियंस का मानना है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद यहाँ के लोग सेंट्रल एशिया या फिर अफ़गानिस्तान से व्यापार करते होंगे, इसीलिए वहाँ के सामान यहाँ पर आया है ना। उसके बाद और क्या मिला है, पॉट्स, यानी कि बर्तन मिले हैं, है ना। स्टडी ये बतलाता है कि जो पहले जो बर्तन मिले हैं वो हैंडमेड होते थे, यानी कि शुरू में जो पुराने बर्तन मिले हैं मेहरगढ़ से, वो पुराने बर्तन हाथ के बने हुए थे। और उसके बाद के जो बर्तन मिले हैं वो पोटर व्हील से बने हुए बर्तन लगते हैं, है ना। यानी कि धीरे धीरे अब नियोलिथिक एज के लास्ट पीरियड तक आते आते लोगों ने व्हील का इन्वेंशन कर लिया था, है ना। उसके बाद ब्यूरल साइड भी है, यानी कि जिसको बोलते हैं लोगों को कब्र, यानी कि डेथ के बाद लोगों को जहाँ पर दफना जाता है उसी को बोलते हैं ब्यूरल साइड, है ना। बहुत सारे ब्यूरल साइड्स मिले हैं, जहाँ से ब्यूरल साइड में स्केलेटन के अलावे ऑर्नामेंट्स और एनिमल्स के भी स्केलेटन मिले हैं, है ना। जो इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद लोग डेथ के बाद दूसरे लाइफ का भी वे लोग कंसेप्ट मानते थे, जिस तरह के अभी हम लोग मानते हैं कि मरने के बाद दूसरी दुनिया में लोग चले जाते हैं, है ना। उसी तरह के शायद लोगों का भी मानना था कि डेथ के बाद शायद लोग जो है दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, इसीलिए लोग जो थे वे डेड बॉडी के साथ साथ ऑर्नामेंट्स और एनिमल्स वगैरह दफना देते थे। उसके बाद और बोन्स ऑफ शीप्स, गॉड्स एंड कैटल्स, ये सारी चीज़ें मिले हैं, यानी कि शीप्स, गॉड और कैटल के हड्डियों का भी एविडेंस मिला है। और जो शीप और गॉड का जो हड्डियों का जो एविडेंस मिला है वो एविडेंस लोअर लेवल में मिला है, जो इसकी ओर इशारा करता है कि शुरू में नियोलिथिक एज के लोग जो थे वो शीप और गॉड का डोमेस्टिकेशन करते थे, और जो कैटल जैसे एनिमल जैसे कि हो गया काव, बुफेलोज, इसका डोमेस्टिकेशन उन लोगों ने बाद में शुरू किया था, क्योंकि इसका स्केलेटन जो है, यानी कि इसके बोन्स जो है वो अपर लेवल में मिला है, इसलिए, है ना। उसके बाद आगे है मेहरगढ़ के बाद दाऊजली हडिंग, है ना। दाऊजली हडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, जहाँ से नियोलिथिक एज से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है, और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जगह है कहाँ, दाऊजली हडिंग, ये है हिलों के बीच में, है ना।
ब्रह्मपुत्र वैली में हिल्स के बीच में है। असम रीजन में ये पड़ता है जगह, असम में, है ना। और ये वो जगह है जहाँ से हो करके इंडिया के लोग चाइना और बर्मा जाया करते थे, है ना। इसी जगह से होकर के या फिर इसी के आसपास से होकर के लोग, इंडिया के लोग चाइना और बर्मा जाया करते थे। और यहाँ से ये सारी चीज़ें मिले हैं, जैसे कि हो गया कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ, ये सब चीज़ें मिले हैं यहाँ से। पहला हो गया ग्राइंडिंग स्टोन, यानी कि दाउजली हेडिंग से भी ग्राइंडिंग स्टोन मिला है, क्योंकि इससे पहले मेहरगढ़ में सभी ग्राइंडिंग स्टोन के वो भी वहाँ से मिला है। इसके अलावा मोटार और पिस्टल, जो कि एक तरीके से पत्थर के चक्की होता है, जिससे हम लोग आटा वगैरह पीसते हैं, है ना। अभी नहीं, लेकिन आज से 30-40 साल पहले वही पत्थर के चक्की से ही आटा पीसा जाता था। वो सारे मोटार से पिस्टल जो हैं वो नियोलिथिक एज में भी मिले हैं, है ना। जो इस बात को बतलाता है कि उस समय के लोग ग्राइंडिंग से, यानी फूड ग्रेन्स को ग्राइंडिंग करना जानते थे, है ना। उसके बाद एक्सेस का भी एविडेंस मिला है। और ये एक्सेस जो है वो किसके बने होते थे, सैंडस्टोन के और फौजी लूड्स के। इसके अलावे और इसके सेल सभी बने होते थे, है ना। और पॉट्स का भी एविडेंस मिला है। और टूटे हुए बर्तनों के पॉट, जो कि पुराने पॉट जो होते थे, यानी पहले के बने हुए पॉट, वहाँ के भी हैंडमेड हुआ करते थे। और बाद में जो पॉट मिले हैं वो व्हील से बने हुए पॉट और अच्छी तरीके से डेकोरेट किए हुए पॉट हुआ करता था, है ना। उसके बाद चले आओ बुर्ज होम में, कि दाउजली हेडिंग के बाद नेक्स्ट बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है ना। बुर्ज होम से भी बहुत सारी चीज़ें मिला है नियोलिथिक एज से रिलेटेड, जिसमें से पिट हाउसेज, है ना, इम्पोर्टेंट है। पिट हाउस क्या होता है कि ज़मीन को खोद करके लोग, है ना, घर बनाते थे, उसके अंदर में जा कर के रहते थे, है ना। जो शायद इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ रीजन में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, यानी कि कोल्ड कंडीशन है। इसी कारण से ठंडा से बचने के लिए ज़मीन को खोद करके वे लोग पिट हाउस बनाते थे, उसी के अंदर में वे लोग रहते थे। और पिट हाउस ही नहीं बल्कि मड हट्स का भी स्ट्रक्चर वहाँ पर मिला है ना। बुर्ज होम में पिट हाउस के अलावे मड हट्स का भी एविडेंस मिला है, स्ट्रक्चर मिला है ना, जो कि ग्राउंड के ऊपर में बनाया जाता था, है ना। यानी कि और पिट हाउस के अलावे ऊपर में, ज़मीन के ऊपर में भी लोग मिट्टी से, मड ब्रिक से घर बनाते थे। वो ये डिपेंड करता था इस पर, वेदर कंडीशन पर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कुकिंग हर्थ, यानी कि चूल्हा जिसको बोलते हैं। चूल्हे का भी एविडेंस मिला है यहाँ से, है ना। कुछ चूल्हे घर के अंदर में मिले हैं, जबकि कुछ चूल्हे घर के बाहर मिले हैं। यानी कि उस समय के लोग घर के अंदर भी खाना बनाते थे और बाहर भी बनाते थे। ये डिपेंड करता था वेदर कंडीशन पर। जैसा वेदर कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंगली लोग घर के अंदर में भी खाना पका लेते थे और घर के बाहर भी। और पॉट्स भी मिले हैं, है ना। कुछ हैंडमेड पॉट का भी एविडेंस मिला है, जो कि डल रेड कलर या फिर ग्रे कलर का हुआ करता था। बाद में फिर यहाँ के भी लोग बाद में व्हील वाले पॉट भी इस्तेमाल करने लगे थे, जो अच्छी तरीके से पॉलिश किए हुए होते थे, है ना। यानी और उसके बाद फिर टूल्स, जो कि बोन्स और एंटलर से बने होते थे। टूल्स का भी एविडेंस है। यहाँ से बुर्ज होम से टूल भी मिले हैं, जो कि एंटलर और बोन्स के बने होते थे। एंटलर यानी कि बारहसिंगा का सिंग, या फिर सिंपल लैंग्वेज में समझो कि सिंग एनिमल्स के, उसको बोलते हैं एंटलर। और बोन्स के भी बने हुए बहुत सारे टूल्स मिले हैं। और उन सारे टूल्स में हार्पून, एरो हेड, स्पेयर हेड, डेगर और नीडल्स, ये सब इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावे बार्ले, वीट, इन सारे फूड ग्रेन्स के भी एविडेंस यहाँ पर मिले हैं बुर्ज होम से। तो ये सारे 3 इम्पोर्टेंट साइट्स हुआ करते थे, जिसमें से एक है मेहरगढ़। इसमें क्या क्या चीज़ें मिला है इसके बारे में पढ़ें। फिर दाउजली हेडिंग जो असम में है, इसमें से क्या क्या चीज़ मिला है। और बुर्ज होम जो कश्मीर में है, यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला है। और उन सारे चीज़ों से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, ये सब पढ़ें। ये 3 नियोलिथिक साइट के अलावे और भी दूसरे नियोलिथिक साइट्स हैं, जिसमें से जो है एक कोल्डिवा और महागढ़, है ना। महागढ़ है, कोल्डिवा और महागढ़ जो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा गुल्फक्राल जो कश्मीर में है, यहाँ से भी बहुत सारे
एविडेंस मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया है यहाँ से भी बहुत सारे टूल्स और वेपन्स का, है ना। इसके अलावा चिरान जो बिहार में है, फिर हलूर एंड पायमपल्ली, है ना, हलूर और पायमपल्ली जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से भी बहुत सारे एविडेंस मिले हैं नियोलिथिक एज के। अब नेक्स्ट टॉपिक में हैं हम लोग, ये सब तो जितने भी नियोलिथिक साइट्स थे जहाँ से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, हाँ, अलग अलग एविडेंस के थ्रू, है ना, एक एक्सकवेशन करके आर्कियोलॉजिस्ट ने सामान निकाले कुछ चीज़ों को खोद करके, और उसी से एविडेंस निकाला गया कि उस समय के लोग कैसे लाइफ लीड करते थे, क्या क्या चीज़ें बनाया करते थे, है ना। लेकिन इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी दूसरे कंट्री में भी नियोलिथिक साइट्स हैं, है ना, जिसमें से एक है स्केरा ब्रे, है ना। स्केरा ब्रे जो कि स्कॉटलैंड में है ना। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिला है, यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ मिला है। एक हो गया बेड और फर्नीचर जो कि स्टोन के बने होते थे, है ना, और दूसरा एक टॉयलेट, इंडोर टॉयलेट का भी एविडेंस यहाँ से मिला है। स्केरा ब्रे में क्या मिला है, स्केरा ब्रे में जो कि स्कॉटलैंड में है, यहाँ से एक याद रखिएगा कि बेड और फर्नीचर जो कि स्टोन से बने होते थे, और दूसरा इंडोर टॉयलेट का भी एविडेंस मिला है। इसके अलावा कैटल हयुक जो कि तुर्की में है, यहाँ से भी बहुत सारे नियोलिथिक एज के एविडेंस मिले हैं। और कैटल हयुक में जो भी एविडेंस मिले हैं वो लगभग 7500 BC के अराउंड के लगते हैं, है ना। और इसमें क्या क्या चीज़ मिला है, मड ब्रिक्स हाउसेज मिले हैं, है ना, यानी कि मिट्टी के ब्रिक्स के हाउसेज मिले हैं। और इन सारे हाउसेज के स्पेशल फीचर ये था कि इन सारे हाउसेज के जो डोर होते थे वो डोर दीवालों में नहीं बल्कि ऊपर सीलिंग रूफ में हुआ करता था, यानी कि ऊपर में सीलिंग में रूफ में एक ओपन छोड़ दिया जाता था जगह एरिया, जहाँ से हो करके लोग अंदर घुसते थे। वैसे इन सारे घरों में दरवाज़ा नहीं होता था, है ना, और सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर जा कर के फिर नीचे उतरते थे घर के अंदर में, हैं। और आमतौर पे जितने भी इस तरह के हाउसेज के स्ट्रक्चर मिले हैं वो एक ही जगह क्लस्टर में बने हुए हैं, यानी कि झुंड में बने हुए हैं, है ना, जो इसकी तरफ इशारा करता है कि शायद यहाँ के लोग वाइल्ड एनिमल से काफ़ी डरते होंगे, क्योंकि जो कोई भी घर बनाते होंगे एक ही जगह में रह कर के घर बनाते थे ताकि वाइल्ड एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और साथ ही साथ जो इंटेंस होता था घरों का वो ऊपर छतों में रखते थे ताकि वहाँ से होकर के वाइल्ड एनिमल घर में इंटर न कर सकें, है ना। और ख़ुद इंटर होने के लिए लेडर यानी कि सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो ये था दो जगह इंडिया से बाहर जो नियोलिथिक साइट्स के थे, है ना। और लास्ट में और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कैटल हयुक के बारे में कि फ्लिंक्स, कॉडीज और सीसल का भी एविडेंस यहाँ से मिला है ना। कैटल हयुक में स्टडी ये बतलाता है कि फ्लिंट जो है वो शायद यहाँ पर सीरिया से लाया जाता था, है ना। और सीसेल जो था वो शायद यहाँ पर लाया जाता था रेड सी या फिर मेडिटेरियन रीजन से, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये सब इस तरह के दो जगह हो गए, एक हो गया स्केरा ब्रे और दूसरा हो गया कैटल हयुक। ये दो जगह जहाँ से इंडिया से बाहर जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने नियोलिथिक एज के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं। अब है एक टॉपिक में लास्ट में ट्राइब्स और विलेजेस के बारे में। ट्राइब्स के बारे में डिफिनेशन दिया हुआ है कि अ ट्राइब इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, है ना। द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 or 3 जनरेशन ऑफ पीपल विच मीन्स देयर आर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। यानी कि ट्राइब क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों का एक साथ वे लोग जो बहुत सारे लोग जो एक साथ रहते थे उसको ट्राइब बोला जाता था। और इस ग्रुप में आमतौर पे 2 या 3 जनरेशन के लोग रहते थे हर फैमिली में। इसका मतलब ये हो गया कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रन ये सब आपस में एक साथ रहते थे। और ज़्यादातर फैमिली जो होते थे एक ट्राइबल ग्रुप में जितने भी फैमिली रहते हैं वे फैमिली किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते थे, है ना। उसके बाद आगे क्या है, ट्राइबल में ही हर ट्राइब का अपना एक यूनिक लैंग्वेज हुआ करता था। अभी भी देखते हैं हम लोग झारखंड में बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेज है जो अलग अलग रीजन में है। इसका मतलब हर ट्राइबल का उसी समय से अलग अलग लैंग्वेज
का ओरिजिन हुआ था ट्राइबल लैंग्वेज का, है ना। उसी यानी कि हर ट्राइबल का अपना अपना अलग अलग लैंग्वेज हुआ करता था, साथ ही अपना अपना रिलीजियस बिलीफ हुआ करता था सेपरेटली, है ना। कोई हो सकता है कि ट्राइबल ग्रुप कोई ट्रीज़ वगैरह का वर्शिप करते होंगे, कोई नेचुरल फिनोमिना जैसे कि हो गया थंडर, लाइटनिंग, है ना, ये सब का भी वे लोग पूजा करते होंगे। कोई स्टोन्स वगैरह का भी पूजा करते होंगे, है ना। सबका अपना अपना अलग अलग रिलीजियस बिलीफ था। और हर ट्राइबल ग्रुप में किसी खास लोग को एज ए लीडर अपॉइंट किया जाता था। इट मीन सर्टेन पीपल आर चूजन एज लीडर ड्यू टू देयर ब्रेवरी, स्ट्रेंथ और विजडम। यानी कि किसी खास लोग, हर ट्राइबल ग्रुप में किसी खास आदमी को एज ए लीडर अपॉइंट किया जाता था, और ये लीडर अपॉइंट किया जाता था उसके ब्रेवरी, स्ट्रेंथ और विजडम के बेसिस पर, यानी कि उसकी बहादुरी, ताकत और उसकी चतुराई के बेसिस पर इस लीडर को अपॉइंट किया जाता था, है ना। और नियोलिथिक एज से ही लोग एक साथ ग्रुप बना करके, यानी कि ट्राइबल ग्रुप में रहना सीख गए थे। उसके बाद लास्ट में है विलेज, है ना जो क्या है कि अ विलेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन लिविंग विद इन अ स्मॉल रीजन। यानी कि एक पार्टिकुलर छोटे से एरिया में रहने वाले एक छोटे से पॉपुलेशन को विलेज कहा जाता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो तो, हाँ। और आमतौर पे उस एरिया के जो एक साथ रहते हैं, उस एरिया के ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहा करते थे, है ना। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्राइबल विलेज में ही रहते थे नियोलिथिक एज में। इस तरीके से ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट होता है, जिसमें इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं ट्रेड के बारे में, नियोलिथिक एज के लोग ट्रेड कैसे करते थे, फिर व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, और 3 इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़े डिटेल से, जिसमें मेहरगढ़ से क्या क्या चीज़ें मिला और जिससे हम लोग को क्या क्या एविडेंस मिलता है ना, और डार्जिली हेडिंग, इसके अलावा बुर्ज होम, इसके अलावा और जितने भी नियोलिथिक साइट्स हैं उसको हम लोग केवल नाम देख लिए। और इसके अलावा साथ में हम लोग ये भी देखें कि इंडिया से बाहर और कौन कौन से नियोलिथिक साइट हैं, है ना। और लास्ट में पढ़ें ट्राइब और विलेज के बारे में। अब जो एक्सरसाइज सेगमेंट है इसका सारा क्वेश्चन हम भेज चुके हैं। आप लोग इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को लिखिएगा कॉपी में, उसके बाद इसके आंसर को, हम जो आंसर भेजे हैं उससे देख करके आप लोग लिखिएगा, और हाँ समझ के लिखिएगा ताकि आप लोग को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। आई होप कि दोनों वीडियो में जितने भी हम एक्सप्लेन किए हैं पूरा टॉपिक में चैप्टर नंबर 3 को, है ना, लाइफ इन द नियोलिथिक एज में सारा टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। और समझ के आज यदि क्वेश्चन आंसर लिखिएगा तो याद करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिविक्स या फिर ज्योग्राफी के एक चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब तक के लिए इतना ही आप लोग के लिए। चलिए थैंक यू।